नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण या ट्रेसिंग। तो देखिए मित्रों, आज हम सांकों परिच्छेद को परिभाषित करेंगे और सांकों परिच्छेद को परिभाषित करने के लिए हमें मित्रों दो शंकु चाहिए और एक समतल चाहिए। और जब दो शंकुओं को एक समतल अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटता है तो अलग अलग कंडीशन पर देखिए मित्रों, एक बिंदु का निर्माण हो सकता है, एक सरल रेखा का निर्माण हो सकता है, एक सरल रेखा युग्म बन सकता है, एक वर्त बन सकता है, एक दीर्घवर्त बन सकता है, एक परवलय बन सकता है और एक अति परवलय बन सकता है। तो देखिए मित्रों, आज हम सांकों परिच्छेद पर प्रायोगिक तौर पर कार्य करेंगे और सांकों परिच्छेद को परिभाषित करेंगे। तो देखिए मित्रों, आपके सामने में प्रायोगिक तौर पर पहला शंकु रखता हूं। यहां पे देखिए मित्रों, यहां पर शंकु सेकंड और यहां पर शंकु फर्स्ट। दो तो हमें शंकु चाहिए और तीसरा हमें एक समतल चाहिए। तो समतल के रूप में मैंने माचिस का उपयोग किया है मित्रों। और एक हमें क्या है, इन दोनों शंकुओं से गुजरती हुई एक मुख्य अक्ष चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस सिंक का उपयोग किया है मित्रों। तो देखिए मित्रों, इनको हम किस तौर पे सिद्ध करेंगे कि जब दो शंकुओं को एक समतल कौन सी कंडीशन पर किस प्रकार से काटता है। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए मित्रों, और हम आज प्रैक्टिकल तौर पे इसको सिद्ध करेंगे। एक बार देखिए मित्रों, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोनिक सेक्शन, सांकों परिच्छेद, ये डेफिनेशन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2006 के अंदर पूछी गई है मित्रों। और यहाँ पर ये टॉपिक बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं मित्रों, सांकों परिच्छेद अगर आपके कहीं पर भी टॉपिक लगता है तो यही रहने वाला है मित्रों, यूनिवर्सिटी से कोई टॉपिक चेंज नहीं होएगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर एक द्विशंकु। तो सर्वप्रथम हम इस बात से भी परिचित हो गए हैं कि हमें सांकों परिच्छेद को परिभाषित करने के लिए कम से कम दो शंकु चाहिए मित्रों। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक द्विशंकु को एक समतल द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से काटने पर जो परिच्छेद या सेक्शंस या वक्र या कर्व्स प्राप्त होते हैं तो वे सांकों परिच्छेद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सांकों परिच्छेद कहलाते हैं। तो देखिए मित्रों, हमें दो शंकु चाहिए, एक समतल चाहिए और एक इसकी मुख्य अक्ष चाहिए। तो देखिए मित्रों, और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से काटने पर तो इसकी कंडीशन है वो अलग अलग होंगी और उन कंडीशनों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, मेरे पास प्रथम शंकु यहाँ पे इसको नाम दे दिए मैंने, और ये मित्रों क्या है, सेकंड शंकु है। प्रथम शंकु को मैंने नीचे लिखा है और सेकंड को ऊपर। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मित्रों, सेकंड फर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर देखिए मित्रों, हमारा ये शीर्ष होगा। क्या है हमारा यहाँ पे? शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम वी से प्रेजेंट करते हैं। जब हमारा समतल है वो दोनों शंकुओं को वर्टेक्स या शीर्ष पर प्रतिच्छेदित या काटता है तो एक बिंदु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बिंदु का निर्माण होता है। और यहां पर देखिए, इस शंकु की जो मुख्य अक्ष होंगी वो इस प्रकार से होंगी मित्रों, और यहां पर जो एंगल बनेगा इस समतल और मुख्य अक्ष के सापेक्ष वो हमारा 90 डिग्री रहने वाला है मित्रों। क्या रहने वाला है? 90 डिग्री रहने वाला है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, जब समतल शंकु के शीर्ष V से गुजरता है और यहां पर थीटा मतलब एंगल का मान है वो 90 डिग्री है, तो एक बिंदु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक बिंदु का निर्माण होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए मित्रों, हम प्रायोगिक तौर पर किस प्रकार से समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, ये मेरा प्रथम शंकु है और ये मेरा द्वितीय शंकु है। और यहां पर मैंने समतल के रूप में एक माचिस का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है? माचिस का उपयोग किया है। और यहां पर जो हमारी इस दोनों शंकुओं से होकर गुजरने के लिए जो मुख्य अक्ष होंगी उसको मैंने पेन से निकालकर सिक्के का उपयोग किया है। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर मुख्य अक्ष के तौर पे यहां पे ये सिक्का काम कर रहा है हमारा। और यहां पर आप देख सकते हो इस समतल और इस जो हमारी मुख्य अक्ष है, यहां पर देखिए मित्रों एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर हमारा एक बिंदु का निर्माण होगा।
किसका निर्माण होगा, एक बिंदु का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं मित्रों, और इस तरीके से आप देख सकते हो मित्रों, यहां पर अगर हम इसका देखिए मित्रों, जब शंकु को तल पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है और अलग अलग कंडीशनों पर काटते हैं तो हमारा मान भी परिवर्तित होता रहेगा। तो देखिए मित्रों, यहां पर इस कंडीशन के अंदर हमने किस प्रकार से लिया है। अगर यहां पर एक शंकु को मैं निकाल लेता हूं तो देखिए मित्रों, यहां पर जो हमारा x के साथ जो एंगल है वो मित्रों कितना है, यहां पे 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसलिए यहां पर एक बिंदु का निर्माण हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, किसका निर्माण होगा, बिंदु का निर्माण होगा। तो इस प्रकार एक कंडीशन का हमने अध्ययन किया है। उसके बाद में देखिए मित्रों, जब इन दोनों शंकुओं को ये समतल अलग अलग या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कंडीशन के अंदर प्रतिच्छेद करता है तो हमारी दो कंडीशन है वो मुख्य बनती है। वो कौन सी, देखिए मित्रों, ये परिच्छेद मुख्यतया जब समतल शंकु के सिर से गुजरता है। तो यहां पर वर्टेक्स से हमने गुजार के दिखला दिए है मित्रों, दोनों शंकुओं के वर्टेक्स से एक समतल गुजरता है तो एक बिंदु का निर्माण होता है। तो यहां पर इस कंडीशन को मैंने प्रेजेंट कर दिया है, एक बिंदु बनेगा मित्रों। और उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर जब थीटा का मान अलग अलग या बदलता रहेगा और जब समतल एक शीर्ष या वर्टेक्स से गुजरता है तो हमारी एक सरल रेखा का भी निर्माण होगा। वो किस प्रकार से, देखिए मित्रों, आगे हम पढ़ेंगे अभी। सरल रेखा युग्म का निर्माण होगा। तो सरल रेखा युग्म के अंदर वास्तविक मान हो सकता है, भिन्न हो सकता है, संपाती हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। और वास्तविक और भिन्न का पता निकालने के लिए हमारे पास जो देखिए मित्रों, यहां पर ये शंकु है। ये क्या है, हमारा शंकु है। तो इस शंकु के अंदर देखिए मित्रों, हमारी ये जो रेखा है, ये मान लीजिए मैंने एक रेखा मानी है, ये इसकी जनरेटर है मित्रों, मतलब जनक रेखा है। और इस जनरेटर रेखा के सापेक्ष इस देखिए मित्रों, इस रेखा को मैं यहां पर पेन को घुमाता हूं तो हमारे सामने एक इस तरीके से एक शंकु की इमेज बन जाती है। तो इस रेखा का नाम ही मित्रों जनक रेखा या जनरेटर बोलते हैं हम इसे। तो हमें यहां पर जनरेटर पर मान इसका निर्भर करेगा। शंकु से बाहर होगा तो काल्पनिक होगा, अंदर होगा तो देखिए मित्रों हम किस प्रकार से वास्तविक और काल्पनिक को समझेंगे। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर जब समतल शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरता है, अन्य कहीं से गुजरेगा तो हमारे पास जो वक्र बनेंगे वो क्या होंगे, वृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, अति परवलय हो सकता है मित्रों। अब उसके बाद में आप समझ गए होंगे मित्रों कि सांको परिच्छेद या शंकु परिच्छेद अपने आप में एक व्यापक शब्द है और इनकी सहायता से अनेक वक्र प्राप्त होते हैं। इन वक्रों का हमने अध्ययन कर लिया है मित्रों। केवल एक बार हमने नाम देखे है मित्रों और एक कंडीशन को हमने प्रूव भी कर दिया है प्रायोगिक तौर पे। उसके बाद में हमारे पास जो दोनों शंकु होंगे वो क्या होना चाहिए मित्रों, द्विलंब कोणीय वर्तीय शंकु होने चाहिए। और देखिए मित्रों, यहाँ पर एक ये बात भी सिद्ध होती है, जब हम एक शंकु को इस तरीके से एक धरातल या समतल पर रखते हैं और उसके बाद में देखिए मित्रों इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी क्या है मित्रों, जो इमेज बनेगी वो एक क्या होंगी, वृत्ताकार बनने वाली है। इस तरीके से ये तो एक मित्रों यहाँ पर कागज की सहायता से मैंने शंकु का निर्माण किया है तो पूर्ण रूप से गोल नहीं बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तीय, इसका मतलब यहाँ पर एक वर्त का निर्माण हो रहा है मित्रों। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, इसका मतलब ये हुआ जो हमने शंकु लिया है वो मित्रों यहाँ पर पूरा जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए इसे हम लंब कोणीय वर्तीय शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कोणीय वर्तीय शंकु। उसके बाद में देखिए मित्रों हमारे पास दो शंकु है। यहाँ पे एक ऊपरी शंकु बोल सकते हैं, ये निचला शंकु है हमारा। और जो यहाँ पे धरातल पर इस प्रकार से वर्त का निर्माण करेंगे, ऐसा इसलिए हमने बता दिया पूर्व के अंदर। अब हमारी जो मुख्य अक्ष होंगी, यहाँ पर जो सिंक की सहायता से मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे हमारी अक्ष कहलाएंगी। क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। और इसको नाम मैंने मित्रों A दिया है और इसे हम स्थिर रेखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों, स्थिर रेखा भी बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों ये हमारा शीर्ष हो गया या वर्टेक्स बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारी ये
प्रथम जनक या जनरेटर बोल सकते हैं। ये हमारी द्वितीय जनक या जनरेटर रेखा है। इसको हम देखिए मित्रों, इस तरीके से जब घुमाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक इस तरीके से इमेज बन जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए मित्रों, पहला हमारा शंकु और दूसरा ये शंकु है हमारा। ये हमारा जो मुख्य अक्ष का जनक के साथ जो एंगल बन रहा है, इसे हम अर्धशीर्ष कोण बोलते हैं मित्रों। क्या कहेंगे? अर्धशीर्ष कोण कहते हैं। और ये हमारी सरल रेखा या जनित रेखा बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, एक सरल रेखा PQ, एक स्थिर रेखा A डैश के परितः न्यून कोण अल्फा पर घूमती है। तो PQ द्वारा जनित पृष्ठ, और यहां पर देखिए मित्रों, जो इमेज घुमाने पर जो हमारी आकृति बनेगी और इसका जो बाहरी आवरण होगा उसे हम सरफेस या पृष्ठ बोलते हैं मित्रों। द्विलंबकोणीय वर्तीय शंकु कहलाएगा। तो देखिए मित्रों, मैं आशा करता हूं कि द्विलंबकोणीय वर्तीय शंकु हम किसे कहेंगे, और ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम शंकु परिच्छेद का वर्गीकरण इस पे चर्चा करते हैं। तो वर्गीकरण के अंदर देखिए मित्रों, जब यहाँ पे समतल शंकु के शीर्ष V से गुजरता है तो यहाँ पे पहली कंडीशन का हमने मित्रों अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर जब दो शंकुओं को एक समतल शीर्ष पे काटता है तो एक बिंदु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा मित्रों? एक बिंदु का निर्माण होगा। और इस तरीके से आप भी प्रायोगिक तौर पर इसको भी सिद्ध कर सकते हो मित्रों। जब यहाँ पर देखिए मित्रों, शंकु फर्स्ट, शंकु सेकंड, और इसको यहाँ पे ये जो समतल है वो इस तरीके से अगर प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पर देखिए मित्रों, वर्टेक्स से तो होकर ही गुजरेगा ये समतल। तो हमारे पास एक सरल रेखा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा मित्रों? एक सरल रेखा का निर्माण होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो थीटा का मान है वो अल्फा के बराबर है मित्रों। यहाँ पर थीटा और अल्फा का जिक्र, यहाँ पर ये हमारा अल्फा है मित्रों, और इसके बराबर ही हमने क्या है, अगर थीटा को ले लिया है तो हमारी एक सरल रेखा प्राप्त होगी मित्रों। और इस तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जब दो शंकुओं से एक समतल यहाँ पर वर्टेक्स से इस प्रकार से अगर गुजरता है तो यहाँ हमारे पास देखिए मित्रों, यहाँ पर 1.4 के अंदर सरल रेखा युग्म का निर्माण होगा। और सरल रेखा युग्म के अंदर भी अनेक कंडीशन बनने वाली है। वो देखिए मित्रों किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर अगर थीटा का मान अल्फा से छोटा है, थीटा का मान है वो क्या है मित्रों? अल्फा से छोटा है। तो अल्फा का छोटा होने का मतलब यहां पर आप समझ सकते हो मित्रों, यहां पर हमारी अगर जनरेटर रेखा इस प्रकार से, यहां पर जो अल्फा और थीटा के अंदर संबंध है, तो यहां पर हमारा जो थीटा का मान रखा जाएगा, या मित्रों यहां पर जो जनित रेखा होंगी वो अल्फा से अगर छोटा है तो हमारे पास यहां पर जो वास्तविक और भिन्न रेखा बनेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, हमारा यहां पर जो एंगल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जनरेटर या जनक रेखा होंगी वो हमारी अंदर होंगी मित्रों। तो हमारे पास वास्तविक और भिन्न मान प्राप्त होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न प्राप्त होंगे। जबकि यहाँ पर थीटा का मान अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए मित्रों, थीटा का मान अल्फा के क्या है? बराबर है। तो इसी रेखा पे संपाती रेखा बनेगी। क्या बनेगी? संपाती रेखा बनेगी। तो यहाँ पर शंकु समतल को क्या करेगा? स्पर्श करेगा मित्रों। जब यहाँ पर अगर थीटा का मान बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों, हमारा जो जनक है वो इस शंकु से क्या है? बाहर होगा। और शंकु से ये जनित या जनरेटर हमारा बाहर होगा। तो हमारे पास देखिए मित्रों, इस तरीके से जब हम इसको क्या घुमाएंगे तो हमारी जो रेखा प्राप्त होंगी वो काल्पनिक होंगी। क्या होंगी मित्रों? काल्पनिक होंगी, क्योंकि हमारा जो जनरेटर है वो इस शंकु से बाहर विचरण करेगा। इसलिए आप इसको समझ सकते हैं मित्रों। उसके बाद में हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब समतल शंकु से के सिर से नहीं गुजरता है, जब समतल शंकु के सिर से नहीं गुजरता है तो देखिए मित्रों, हमारे पास एक वृत्त बन सकता है, एक परवलय बन सकता है, एक दीर्घवृत्त बन सकता है और एक अति परवलय का निर्माण हो सकता है। वो किस प्रकार से होगा आप समझ सकते हैं मित्रों। जब हमारे पास थीटा का मान 90 डिग्री है, क्या है मित्रों? थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री है। यहां पर यदि समतल P शंकु के x A डैश को लंबवत काटे तो यहां पर ये आपका जो मुख्य अक्ष है और इसको ये समतल है वो देखिए मित्रों यहां पर लंबवत काट रहा है। और लंबवत काटने के बाद में इसका मतलब ये हुआ मित्रों, यहां पर हमारे पास एक वृत्त का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक सर्किल का निर्माण होगा। तो आप इस कंडीशन को देख सकते हैं मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, जब हमारे पास
दो शंकु है और एक समतल है। और यहां पर देखिए मित्रों, जब एक शंकु को एक समतल द्वारा जो हमारी मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत अगर काटा जाता है तो एक वृत्त का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से हम प्रायोगिक तौर पर समझेंगे। ये हमारा देखिए मित्रों, शंकु का जो ऊपरी भाग है, जो यहां पर आपको वृत्त की आकृति दिखाई दे रही होंगी। और यहां पर देखिए मित्रों, शंकु के ऊपरी भाग को, वर्टेक्स को छोड़कर जब यहां पर समतल ऊपरी भाग से कहीं होकर जो मुख्य अक्ष है हमारी लंबवत गुजरता है तो हमारे पास देखिए मित्रों 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैं देखिए मित्रों यहां पर इसको हटा देता हूं तो हमारा ये क्या है, समतल है। और समतल और यहां पर जो हमारी जो मुख्य रेखा है वो इससे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, वृत्त का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो मित्रों। यहां पर इस कंडीशन का मैंने प्रायोगिक तौर पे आपको कार्य करवा दिया है मित्रों। उसके बाद में आप देखिए मित्रों, परवलय को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, हम परवलय को किस तरीके से प्रायोगिक रूप में सिद्ध करते हैं। ये हमारी देखिए मित्रों, जो यहां पर आपको सिंक दिखाई दे रही है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। और यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम किसी भी समतल को रखते हैं, इस तरीके से ये हमारा कोई समतल है मित्रों, तो यहां पर इस समतल और यहां पर एक शंकु को इस तरीके से प्रतिच्छेद करता है, केवल एक जगह प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से जो बनने वाली आकृति है वो परवलय की आकृति होंगी मित्रों। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपका जो परवलय का है निर्माण हो जाएगा मित्रों। किसका निर्माण हो जाएगा, परवलय का निर्माण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये रेखा अगर मैं यहां पर दोनों शंकुओं से गुजार देता हूं तो देखिए मित्रों, यहां पर आपका अति परवलय का निर्माण होने वाला है। किसका निर्माण होने वाला है मित्रों, अति परवलय का निर्माण होने वाला है। और यहां पर जब इलिप्स के अंदर हम देखते हैं तो यहां पर थीटा का मान अल्फा से बड़ा होता है तो दीर्घवृत्त का निर्माण होता है मित्रों। इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। जब हमारा थीटा का मान अल्फा के बराबर है, थीटा का मान किसके बराबर है मित्रों, अल्फा के क्या है, बराबर है। एक यदि समतल P शंकु के जनरेटर के समांतर हो और प्रतिच्छेदित वक्र परवलय का निर्माण होगा। इस तरीके से देखिए मित्रों, ये हमारा जनरेटर है, ये हमारा क्या है, जनरेटर है। और इस जनरेटर के समांतर ये हमारा समतल है। और इस प्रकार से एक ही शंकु को अगर काटता है, यहां पर ध्यान से देखिए मित्रों, हमारा जो मान है यहां पर देखिए मित्रों, ये मुख्य अक्ष होगा और इसके साथ जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है मित्रों, इस तरीके से जो यहां पर अल्फा बनता है वो थीटा और अल्फा अगर बराबर है, यहां पर देख सकते हो आप, थीटा और अल्फा का मान क्या है, बराबर है, तो हमारा एक परवलय का निर्माण होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो जो हमारा परवलय बनता है मित्रों, वो परवलय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, परवलय का निर्माण होगा। और परवलय चार तरीके से बनता है मित्रों, यहां पर ये भी परवलय, ये भी परवलय और ये भी क्या है, हमारा परवलय है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि परवलय की डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर थीटा का मान अल्फा से बड़ा है, थीटा का मान है वो अल्फा से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, थीटा का मान अल्फा से बड़े होने का अर्थ यहां पर इस तरीके से लगाइए, यहां पर थीटा का मान अल्फा से बड़ा होने का मतलब यहां पर दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। क्या होगा मित्रों, दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। यहां पर जो दोनों जनरेटरों को क्या है, एक समतल है काट रहा है, यहां पर जनरेटर फर्स्ट और जनरेटर सेकंड मतलब जनक रेखा दोनों को यहां पर एक समतल काट रहा है। और यहां पर थीटा का मान है वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा एक दीर्घवृत्त का निर्माण होता है मित्रों। किसका निर्माण होता है, दीर्घवृत्त का निर्माण होता है, या इलिप्स बोल सकते हो आप। उसके बाद में यहां पर अगर थीटा का मान अल्फा से छोटा है, थीटा का मान अल्फा से छोटा है और समतल P दोनों ही शंकुओं को काट रहा है, यहां पर देखिए मित्रों, परवलय के अंदर तो एक शंकु को प्रतिच्छेदित करेगा, यहां पर दोनों शंकुओं को समतल है वो प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस प्रकार बनने वाली आकृति मित्रों यहां पर अति परवलय कहलाती है। और आपने देखी मित्रों, अति परवलय का आरेख इस तरीके से समझा होगा, ये हमारा अति परवलय का वक्र या कर्व बोल सकते हो। और इस तरीके से मैं आशा करता हूं मित्रों, यहां पर हमारे पास शंकु परिच्छेद का वर्गीकरण हमने, जब कोई भी समतल है वो शंकु के शीर्ष से गुजरता है और जब समतल शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरता है, दोनों कंडीशनों का अध्ययन हमने कर लिया है मित्रों। और आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे।